खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हसन जाफर जैदी साहब ने और शहजाद चौधरी साहब ने एक रिस्पॉन्स में जो मेरे 9 कमेंट्स थे या ऑब्जेक्शंस थी, उन पे उन्होंने जो जवाब दिया है उसको मैं अब उसका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये है कि नेहरू क्या वो सोशलिस्ट था या वो सब फ्रॉड था, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने जब 1936 का वो उसकी स्पीच की बात की है, तो जैदी साहब प्लीज़ आप भी हिम्मत करें। जिस तरह मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने अज्यूम कर लिया था कि मुस्लिम बुर्जुआजी का जिक्र है किताब में, और ऐसे नहीं था। एंड आई अपोलोजाइज्ड। मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेहरू की, सबसे पहले आपने इस पे आ जाते हैं, इस स्पीच के ऊपर, एंड देन वी गो टू राम मनोहर लोहिया और वो नारायण और नेहरू और लेनिन, वो सारी बात बाद में करते हैं। लेकिन ये है सब्सटेंसिव बात, ओपिनियन पे नहीं, सब्सटेंटिव। अगर आप मेरी किताब आपके पास है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं और उसको रिफ़र करते हैं, तो यू कांट डू इट विदाउट हैविंग रेड माई बुक। लेकिन प्लीज़ आप नेहरू की जो 1936 का एड्रेस है ना, एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उसका है रेफरेंस नंबर 71। उसमें जो उसने कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली की टू द सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स problems and of India's problem lies in socialism. And when I use this word, I do so not in a vague humanitarian way, but in the scientific economic sense. That means the ending of private property except in a restricted sense, and the replacement of the present profit system by a higher ideal of cooperative service. Some glimpses we can have of this new civilization in the territories of the USSR. इसका रेफरेंस है नंबर 71 भाई साहब, एंड आई होप यू हैव द करेज टू गो एंड चेक कि क्या मैंने लोगों से बात सुन के ये बात की है, या मैंने आई स्पेंट अ ब्लडी लाइफ टाइम गोइंग टू द ओरिजिनल सोर्सेस व्हेन आई हैव कोटेड। और ये सारे जितने एकेडमिक हैं ना, जो समझते हैं कि हाउ टू इवेल्युएट प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, दे नो व्हाट आई हैव डन। और आप भी दिल से तो जानते हैं। 71 इसको चेक कीजिए। और ये दो उसके सोर्सेज हैं। एक तो वॉल्यूम जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेज हैं, प्रेजेंट ये है इन लेबर मंथली वॉल्यूम नंबर 18 नंबर 5, लंदन 1936 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैंने वहाँ पे ख़ास तौर पे दी है, वो है एक वेबसाइट जो जो अगर आप अभी भी जाएं गूगल पे, आप ये लिखें जवाहरलाल नेहरूज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन 1936 एट लखनऊ, तो वो नीचे आ जाएगा। उसको खोलें और पढ़ें। जो मैंने व्हाट आई हैव रेड आउट टू यू, वो लोगों से मैंने नहीं सुनी। आई हैव चेक टू सोर्सेस। और ये वाला सोर्स जो है वेबसाइट वाला, ये है जस्ट अ मोमेंट, मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री इंटरनेशनल कॉमिंटर्न सेक्शंस ब्रिटेन पीरियडिकल्स लेबर। ये सारा आपको वहाँ भी खोलेंगे, एंड यू विल रीड कि मैंने किसी से सुनी बात नहीं की, बल्कि रिलायबल प्राइमरी सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स को मैंने वहाँ पे रिफ़र किया है और उसको कोट किया है। तो अब आपने मुझे पे इल्ज़ाम लगाया ना कि मैं सुन के बात कर देता हूँ। आई होप यू हैव द मॉरल करेज टू एडमिट
कि ये आपसे गलती हुई है। बददयानती मैं नहीं कहता, आई थिंक दैट्स टू हार्श वर्ड। एक स्कॉलर को दूसरे स्कॉलर के साथ इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहली दफ़ा मुनासिब थी। अब आप इसको चेक कीजिए और अगर आप इसका रिस्पॉन्स दें तो उसमें अपोलोजाइज कीजिए। सेकंड, was Nehru a fake socialist or he was a socialist of sorts as compared to the feudal base of the Muslim League? हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने ये स्पीच दी तो उसके साथ ही मैंने लिखा है कि as soon as he delivered this speech, कांग्रेस का राइट विंग जो है, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वो राजा गोपालाचारी और आई थिंक कृपलानी could be, these four main players in the Congress, they resigned कि हम इंडिया की आज़ादी की तो बात करते हैं लेकिन सोशलिज्म बिल्ड करना इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट। तो कांग्रेस पार्टी को मैंने कभी कोई कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी नहीं कहा, बल्कि एक नेशनल बुर्जुआजी की आप कह लें, आप फ्रीडम सीकिंग अवाम की पार्टी आप कह लें, जो मैस पार्टी बन चुकी हुई थी। और कांग्रेस के किसी रेजोल्यूशन में कहीं हिंदू मुसलमान सिख किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मेंबर बने, और बहुत मुसलमान कांग्रेस के मेंबर भी रहे। इसके बावजूद कि मास्टर स्ट्रोक जो अंग्रेज़ों ने 1909 में खेली थी, ये शिमला डेपुटेशन के बाद, कि मुसलमानों को सारी इंडियन पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश थी और वो कामयाब हो गए। मुस्लिम सेपरेटिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस की बाय गिविंग हम देम द 1909 सेपरेट इलेक्टेड्स। वहाँ से ये काम सारा ख़राब हुआ है। लेकिन फिर भी नेशनलिस्ट मुसलमान, मुझे कई नाम याद आ रहे हैं, आसिफ अली, सैयद महमूद ऑफ बिहार, और ये बड़े बड़े नाम हैं, किदवाई, ऑल ऑफ देम वर इन द कांग्रेस टिल द वेरी एंड। और मैंने बताया कि मुसलमानों की जो बड़ी जमातें थीं, हाँ जी, जमीयत उलमा हिंद, और वो इनके साथ रहीं, खान अब्दुल गफ़ार खान, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो उनके साथ थे। सिंध के साथ, सिंध से अल्लाह बख्श उमरू थे। ये तो बड़े नाम हैं। और जब मैंने पंजाब वाली किताब पे काम किया और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में, शहरों में, गाँव में गया, गाँव नहीं आप कह सकते हैं, कस्बों में गया, तो हर जगह मुझे ऐसे नेशनलिस्ट मुस्लिम मिले जो कांग्रेस के सपोर्टर थे या वो मजलिस अरार, मतलब ये कोऑपरेट करती थी। तो हर किस्म के लोग थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अनटिल 1936 के, वो 37 के इलेक्शन तक, रीजनल पार्टीज जो हैं वो मुसलमानों की डोमिनेट करती थी। उसमें वेरी प्रो मुस्लिम लीग पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, खुदाई खिदमतगार, हाँ जी, उसमें सिंध के अल्लाह बख्श उमरू भी थे। सो आर वी नॉट एस्केपिंग द रियलिटी बाय ट्विस्टिंग फैक्ट्स? इसके ऊपर आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपोलोजाइज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा सोर्स दिया है और आपने कहा कि मैंने लोगों से सुन के वहाँ पे दे दिया है। इट्स नंबर 71 सर, प्लीज़ चेक। एंड ऑल्सो उसको वेब खोलें और वहाँ पे आपको पूरा वो मिल जाएगा रेफरेंस भी, एंड यू कैन रीड द होल जो उनकी स्पीच है। अब आप बजाय वहाँ पे उस स्पीच का मानते हुए, आप एक 1927-29 की कोई जो दौरा था, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का, उसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये तो दुनिया में सब ने माना है कि कलेक्टिवाइजेशन जब हुई तो रशियन पेजेंट्स ने उसे रेजिस्ट किया। ये कुलक्स को जो ब्रेकअप किया गया है, जो कम्युनिज्म की हिस्ट्री को पढ़े हुए हैं और जानते हैं क्या हुआ, ये तो इंडस्ट्री बिल्ड करने के लिए पेजेंट को ताबे करना, ये तो सोवियत मॉडल है। हाँ जी, जो बाद में स्टालिन ने इम्पोज किया और बड़ी अपना जबर से किया, और उसमें बहुत रेजिस्टेंस हुई। इसके बरक्स
इंडिया के अंदर हुआ क्या था कि जिम्मेदारी सिस्टम की एबोलिशन का बिल नेहरू ने पास करवा लिया था भाई साहब, चेक कीजिए। लेकिन क्योंकि जो उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया था उसमें लैंड का क्वेश्चन प्रोविंशियल लिस्ट पे था, तो हर जगह पे उसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीडेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट इट। पंजाब में हुआ, कई जगह पे हुआ। अब तो पंजाब के अंदर कोई बता रहा था 17 एकड़ है मैक्सिमम, कहीं तो 2 एकड़ तक आ चुके हैं वो। इसी तरह बिहार में नहीं हुआ, कुछ और इलाकों में नहीं हुआ। यूपी के अंदर जो थे ये पंडित पंत, ही वॉज अ राइट विंगर। बाद में पता लगा ये तो सीआईए के लिए काम भी करते रहे हैं, ये मुझे मेरे इंडियन कोलीग्स ने बताया है। तो ये राइट विंग जो कांग्रेस का है, उसको जब उन्होंने कहा था कि हम रिजाइन कर रहे हैं तो गांधी ब्रॉट देम बैक, और नेहरू को अगले जो 1937 का है प्रेसिडेंशियल एड्रेस, उसमें टोन डाउन करना पड़ा कि इमीडिएटली वी वांट फ्रीडम एंड वी विल बिल्ड डेमोक्रेसी बट सोशलिज्म रिमेन्स आवर लॉन्ग टर्म गोल। तो नेहरू ने जिम्मेदारी सिस्टम जो कि, और उसमें से मिलियंस ऑफ जो पेजेंट्री जो उनके दबे हुए थे, जिम्मेदारी तो वो सिस्टम था ना कि बड़ी फ्यूडल एस्टेट्स थी जिनका काम करते थे पेजेंट, जिनकी जमीन का राइट रूट नहीं था, दे वर ऑल कल्टीवेटर्स। ये ठेका कह लें, जो भी है, ठेका भी नहीं था होता, दे वर वेरी बैडली ट्रीटेड। तो उसके बाद कुछ इलाकों में वो इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल जो हु वर फॉर्मरली oppressed by the जिम्मेदारी सिस्टम इन डिफरेंट प्लेसेस गॉट द लैंड। एक तो ये। दूसरी, नेहरू का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि सारे इंडिया में नहरें नहीं थी, सूखा आता था तो फैमिन्स हो जाते थे। नहरों का जो जाल उसने बचाया, उससे हर सेक्शन ऑफ पेजेंट्री को फायदा हुआ। सो दीज आर द थिंग्स विच नेहरू डिड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर जिस पे आपको मानना चाहिए कि कोई मज़हब का उन्होंने रोल नहीं रखा, बल्कि नेहरू को आज जो वेरी इंटरेस्टिंग, आप भी उसको असेल करते हैं और उसी तरह हिंदू राइट करता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। राइट विंग हिंदूज नेहरू के पीछे पड़े हुए हैं फॉर द सेम रीज़न कि ये सोशलिज्म का जो इसका मॉडल था ये कामयाब नहीं हुआ। जब वो ख़त्म हुआ और फ्री एंटरप्राइज आई तो फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, विच एक्चुअली इन अ वे इज़ ट्रू। सोशलिज्म का हर मॉडल जहाँ पे भी अप्लाई हुआ तो जबर ने काम नहीं दिया। चाइना, जिसको आप, मैं समझता हूँ, एडमायर भी करते हैं, डेन शाओपेंग ने चाइनीज को आगे बढ़ने का मौका दिया भाई। वो जो पुराना सिस्टम था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और ये उसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड है, उसको ख़त्म करके ही इंट्रोड्यूस्ड ये कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, उसको स्टेट कैपिटलिज्म के जरिए रखा। दुनिया के सबसे सबसे ज़्यादा बिलियनर जो हैं वो अमेरिका में है और नंबर 2 चाइना में है। तो भाई साहब, जो वे फॉरवर्ड है, नेहरू वांटेड के स्टेट के जरिए हैवी इंडस्ट्री पाकिस्तान क्यों के वेस्टर्न अलायंस का क्यों चंगल में आ गया कि इनके पास इंडस्ट्री कोई नहीं थी। जब सोवियत यूनियन ने 1949 में ऑफर किया कि हम आपको स्टील मिल लगा देते हैं, तो ये वजीर अली इंडस्ट्रीज वाले ने कहा वी डोंट वांट इट, हम नहीं चाहते कि यहाँ। तो नेहरू ने हैवी इंडस्ट्री सोवियत यूनियन की मदद से लगाई, और एक मॉडर्न सोसाइटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आगे बढ़ती है। तो किसानों के साथ जो नेहरू के दौर में फेवर्स हुई वो ये थी, सप्लाई ऑफ वाटर, जिससे बहुत कल्टीवेशन बढ़ गई। और लेकिन क्योंकि ये एक प्रोविंशियल लिस्ट है, और मैं समझता हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी इंडिया की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस पे जोर देना चाहिए था डॉक्टर अंबेडकर को भी और नेहरू को भी कि एग्रीकल्चर शुड बी ब्रॉट इन द सेंट्रल। ये सेंट्रल, जिस तरह चाइना में हुआ या सोवियत यूनियन में, सोशलिस्ट मुल्कों ने हर जगह 100% लिटरेसी इसलिए की कि स्टेट के ज़रिए हुआ है। इन्होंने वो क्योंकि डिवीजन, एक फेडरेशन के प्रिंसिपल पे डिवीजन ऑफ वो क्या कहते हैं पावर्स,
तो ये एग्रीकल्चर वहाँ पे आ गया। नेहरू पे एक और मेरी तनकीद है कि हायर एजुकेशन पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की, और मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर इसलिए बनाया कि आप साइंटिफिक टेम्पर इंडिया में लेके आए। और अबुल कलाम आज़ाद ने जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई वो साइंस की बुनियाद पे आगे बढ़ने की थी। लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन भी एक एक सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए था, ताकि सारे हिंदुस्तान में इलिटरेसी ख़त्म हो सके। अभी मैं कुछ 5 दिन पहले एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी या डिस्कशन हुई थी, मियां आमिर महमूद जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के मालिक हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ पे मुझे भी बुला लिया। वो उनका आइडिया है कि रीड्राइंग ऑफ पाकिस्तान इनटू फार मोर प्रोविंसेस देन दीज फोर। तो वहाँ पे उन्होंने एविडेंस जो दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में 28 मिलियन ऑफिशियली जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 225 मिलियन या 250 मिलियन कुछ कहते हैं। 28 मिलियन इज एन गवर्नमेंट सोर्स। लोग तो कहते हैं जी ये 38 से भी आगे बढ़ गया हुआ है, बट चलो, उनके मुताबिक ही इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, वहां पे ओनली 3 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। और उसकी वजह यह है कि ऑल्दो ये सब्जेक्ट एजुकेशन का भी वो क्या कहते हैं प्रोविंशियल लिस्ट पे था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों ने और बाद में अब मानना चाहिए बीजेपी ने भी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत वहाँ पे काम किया है। आज से 2 साल पहले जब मैं इंडिया में था तो पता लगा कि कई जगह पे, कई ये स्टेट्स के अंदर लड़कियों की एजुकेशन 12 साल तक ना सिर्फ फ्री है बल्कि उनको खाना भी दिया जाता है। और वहाँ पे कई मुस्लिम फैमिलियाँ भी मुझे मिली, वहाँ पे लड़की इंजीनियर बन रही हैं, कोई फिजिस्ट। तो अगर आप देखें कि इंडिया का जो मॉडल है वो एक फ्री मुल्क और उसके लिए पॉलिसीज बनाने का था। लेकिन क्योंकि एक फेडरेशन बनी, और जिन्ना साहब तो ऐसी फेडरेशन चाहते थे जिसमें सेंटर के पास पावर ही कोई ना हो। आई एम अंडरलाइनिंग फॉर यू, ही वांटेड ऑल पावर्स इन द प्रोविंसेस। तो फिर सेंटर तो कोई भी रिफॉर्म्स ना कर सकता जो इंडिया में किए गए। हिंदू फैमिली लॉ को चेंज किया, कई और चीजें उन्होंने चेंज की। तो नेहरू को आप कहते हैं जी वो फेबियन सोशलिस्ट थे, यस ऑफ कोर्स। वो भी फेबियन सोशलिज्म ऑल्सो क्लेम्स कि वो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे है, सिर्फ वो कलेक्टिवाइजेशन के हक में नहीं है। यानी कि बिल्कुल सारी चीज़ें आप, वो है कि एंटरप्राइज भी हो, लोग फ्री भी हों और इक्वालिटी भी हो, जो स्वीडन का मॉडल है सोशल डेमोक्रेसी। लेनिन में और बर्नस्टाइन में जो आर्गुमेंट बनी, अब तो लगता है कि बर्नस्टाइन वॉज क्लोजर टू द ट्रूथ। हाँ जी, चाइना में भी जो चेंजेस आई उसमें फ्री एंटरप्राइज को उन्होंने दिया है और तब भी वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही आप, और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, आपकी इस बात के बाद आई कंसल्टेड सम ऑफ माय ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स इन इंडिया जो स्कॉलर्स हैं। उन्होंने बताया कि लोहिया साहब जो हैं, अच्छा एक और बात है, आप लोहिया को और नारायण को तो कहते हैं कि ये ट्रू सोशलिस्ट हैं, बट दे वर एंटी कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थे। और लेनिन को आप कोट करते हैं अपना लेबर पार्टी को कंडेम करने के लिए। सर ये मिक्स नहीं चलता। मेरे ख्याल से जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल आया था, बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्री, उसने इंडिया की निजात की है कि अब इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ये बीजेपी की देन नहीं है, ये पुरानी कांग्रेस की हुकूमतों की है। और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री भी लगी वो पाकिस्तान को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हाँ जी, टेक्सटाइल की हमारी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री लगी थी, हाँ जी, अयूब खान के दौर में, उसको वो भी ना आगे चल सकी। तो what are we comparing when the two are considered? अगली बात आपकी जो है वो, लेट मी सी व्हाट मोर यू सेड।
एक और बात, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप मिक्स बड़ा खूब करते हैं यार जैदी साहब। आप कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बाद मुसलमानों में ये डर पैदा हो गया कि हमारी एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट है, ये है, वो है। और ये नहीं आप एक्सप्लेन कर सके 1936 तक जो ये इलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रोविंशियल लेवल पे जो पार्टीज जीती, उन्होंने मुस्लिम लीग को आउट ऑफ, सर फजले हुसैन का था कि कांग्रेस एंड लीग आउट ऑफ पंजाब, हैंड्स ऑफ पंजाब, ये वाली पॉलिटिक्स थी। सिंध के अंदर जीएम सैयद ने ठीक है किया, और बाद में सारी उम्र वो पीटते रहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये भी आप मेंशन किया करें ना कि ही रिग्रेटेड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ दैट दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन हिज लाइफ। द ग्रेट लीडर ऑफ सिंध वाज अल्लाह बख्श सुमरू, जिन्होंने पहले देख लिया था कि हमें मिल के सारा कुछ करना है, वरना हिंदू मुस्लिम की आर्गुमेंट लेके गएंगे तो हर गांव में झगड़ा होगा, हर गली में झगड़ा होगा, जबकि लोग 1000 साल से मिल के ही रह रहे थे। डिस्पाइट उधर कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम था, यहाँ हमारा प्रॉब्लम था कि गैर मुस्लिम काफिर हैं, ये है, बट पीपल हैड लर्नड। दुनिया ऐसी सीखती है इकट्ठा रहना। कभी डॉगमा जो है वो इंसान की जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन लेट मी सी नाउ कि ये जो है नेहरू रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल नेहरू रिपोर्ट की स्टार्ट क्या थी कि उन्होंने सबको इनवाइट किया था, इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग, इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग। और मेरी अपनी आर्गुमेंट, अगर आपने किताब ज़रूर पढ़ी है, कि अगर जिन्ना साहब वहाँ होते तो जो नेहरू रिपोर्ट बनी है उसमें उनका बहुत असर होता, सब मानते थे उनकी क्या काबिलियत को, इसमें कोई शक नहीं था। बट बजाय उसमें हिस्सा लेने के बॉयकआउट करके वो इंग्लैंड चले गए। और फिर भी दो मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीगर थे, मोहम्मद शुएब ने और सैयद अली इमाम ने, उसमें हिस्सा लिया। और मैंने फिर चेक किया, सैयद अली इमाम के वहाँ पे साइन है। हुआ ये था कि पहली मीटिंग के बाद वो बीमार हो गए थे, फिर हर रोज़ की कार्रवाई उन्हें भेजी जाती थी, फाइनल रिपोर्ट पे उनके सिग्नेचर हैं भाई साहब, प्लीज़ चेक। मोहम्मद शैब का ने साइन नहीं किए, हालांकि वो हिस्सा लेते रहे, क्योंकि 33% सेंट्रल असेंबली में जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। सो दैट्स द बैकग्राउंड। वहाँ डॉक्टर अंसारी का सिग्नेचर है, अबुल कलाम आज़ाद के हैं, और पंजाब से अब्दुल कादिर कसूरी के हैं, ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी के जो दादा हैं, उनके भी सिग्नेचर हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये मुसलमानों के लिए एक थ्रेट था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट? हाँ, ये था, लेट मी सी, इंडिया शैल बी ए डोमिनियन विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन। जब स्टेट रिलीजन नहीं है, और हिंदुइज्म तो कन्वर्ट भी नहीं करती भाई साहब, बल्कि मैं जानता हूँ, मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ें, हिंदुओं में सेक्ट बन गए हुए हैं। एक हुसैनी ब्राह्मण होते थे पंजाब के, राइट और रॉन्ग दे बिलीव के इमाम हुसैन की तरफ वो करबला की जंग में लड़े थे। इसी तरह मैं साउथ इंडिया में गया था, वहाँ पे एक पीर था हिंदुओं का, लेकिन उनके पीर नंबर 1 अब्दुल कादिर जिलानी थे। तो हिंदुओं में किसी, ये पॉजिटिव हिंदुओं का जो सबसे बड़ा, जो उनका सॉफ्ट वैली है, वो उनका कास्ट सिस्टम, एंड दैट आई थिंक इज इनह्यूमन, जो वो मर्जी कहते रहे। सो देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will enjoy equal rights as citizens. इसके बाद, इसके साथ क्या था कि द इलेक्शंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाता है, तो फिर हर बंदा, उसकी वैल्यू एक है। अगर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने ब्राह्मण और एक सो कॉल्ड छूत को इक्वल 1-1 वोट दे दिया, तो हिंदू थियोलॉजी तो जीरो हो गई ना, और मर्दों और औरतों को वोट भी दे दिया। तो फिर मुसलमानों की परसेंटेज 1928 में
24.9% थी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, उसको 33% किस तरह क्लेम देते हैं? यानी दलित को और ब्राह्मण को तो एक एक कर दिया, औरत और मर्द को भी एक एक कर दिया, लेकिन मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में 33%, when they are only 24.9% in 1928। तो हिंदू फिर एक वोट और मुसलमान 1.5 वोट। डज इट मेक सेंस? इट डजंट, इट्स ऑल नॉनसेंस। कोई थ्रेट नहीं थी मुसलमानों की। और एक और बात बता दूं आपको, आप पढ़ें चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब पाकिस्तान, नहीं, पाथवेज टू पाकिस्तान, उसमें, और ये मैंने किताब में नोट किया, आप भी पढ़ें। 1929 में सारी मुस्लिम पार्टीज का एक इजलास हुआ था, जिसमें ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करना था। एक फैक्शन जो है वो इसको एक्सेप्ट करने के हक में था, और ये पंडाल लगा था दिल्ली के अंदर। और तो और राजा साहब महमूदाबाद भी उसके हक में थे कि ये हम एक्सेप्ट कर लें, और कई मुसलमान जो हैं वो समझते थे ये मुनासिब है। तो हुआ क्या कि सरशफी और नेहरू, जिना हु वर एस्ट्रेंज्ड, वो कहीं मिले। इधर ये पंडाल में जो इसके हक में थे वो पास करने वाले थे कि वहां से गुंडों का एक वो आ गए और पकड़ पकड़ के एक एक बंदे को वहां से, जो इस रेजोल्यूशन के हक में थे, उसको वहां से बाहर फेंक दिया। तो ये तो गुंडागर्दी हुई भाई साहब। मेरी किताब में भी है, एंड पाथवेज टू पाकिस्तान में चौधरी खलीकुज़्ज़मान मेंशंस, और तो और राजा साहब महमूदाबाद ऑल्सो वॉज इन फेवर ऑफ इट। कोई एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट नहीं था, और कहीं मुसलमानों ये फील नहीं किया। अगर फील करते, वो तो जिन्ना ने भी नहीं था किया, बाय द वे। जिन्ना ने तो 37 के बाद, जब यूपी का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद ही बिकेम अ लीडर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ आइडियाज। उससे पहले तो यही था कि ही वॉज फॉर प्रोविंशियल अटोनमी, और यहाँ पे 39 आइटम्स वर गिवन टू सेंटर एंड 67 टू द प्रोविंसेस। और मेरा क्रिटिसिज्म ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, फेडरेशन तो होनी चाहिए थी, लेकिन एजुकेशन और लैंड, ये जो एग्रीकल्चर है, दिस शुड बी अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट, ताकि और रेडिकल वो लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं। नेहरू ने तो ये जो है लैंड रिफॉर्म के हक में लॉ पास कर दिया था, जिम्मेदारी ख़त्म, और प्रोविंसेस को इनकरेज किया था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कंजर्वेटिव लोग थे जो लैंडलॉर्ड क्लास के साथ जुड़े भी हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीडरशिप जो है वो लैंडलॉर्ड्स की कभी नहीं थी कांग्रेस के अंदर, नेवर एज अ क्लास। उनका असर जरूर था। ये मिडिल क्लास के लोग थे, कंजर्वेटिव हिंदू थे, मान लिया। आप जिस, एक तीसरी बात है कि आप कहते हैं जायद चौधरी ने कहा कि क्लास और इनसे हट के कम्युनिटीज का झगड़ा शुरू हो गया था। व्हेन? नॉट अनटिल 1937, जबकि कांग्रेस की हुकूमतें बनी हैं, तब तक तो नहीं था। जितने इलेक्शन हुए उनमें जो वोट दिया है, आप कहते हैं जी नेहरू रिपोर्ट के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में खलबल मच गई कि ये तो एग्जिस्टेंस है। वेयर इज द एविडेंस? द एविडेंस इज कि जब 37 के इलेक्शन हुए तो वो तो सारी रीजनल पार्टीज जीत गई थी। मुस्लिम लीग की कॉल को किसी ने ध्यान ही नहीं था दिया। सो आप कैसे टाइम को आगे पीछे कर देते हैं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस? जैसे आपने मेरी 1937 की नेहरू वाली जो स्पीच है, उसको 1927-29 वाली कोई उसकी विजिट है, उसके साथ जोड़ दिया और कहा है कि मैंने लोगों से बातें सुनी हैं। सो प्लीज डोंट यूज दीज टैक्टिक्स। मैं मानने को तैयार हूं जहां मेरी गलती है, एंड यू शुड हैव द मॉरल करेज टू डू इट। और ये बिल्कुल बेकार बात है कि नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों, मैं तो कह रहा हूं पास करने वाले थे, गुंडागर्दी के जरिए उन्हें वहां से निकाला गया। और इसके पीछे सारे वो थे राइट विंग, आगा खान और ये जो अंग्रेज के साथ जिन्होंने अपना सारा फ्यूचर जो है वो किया हुआ था।
अब ज़्यादा हर बात पे मैं आई डोंट वांट टू गेट इन एवरीथिंग, क्योंकि इतनी बातों का फ़ायदा कोई नहीं है। अब आ जाता है कांग्रेस हुकूमतें, तो मैंने जो एविडेंस दिया आप पहले तो उसे चैलेंज कीजिए ना। ऑल गवर्नर्स सेड कि ये झूठ की भी हद है। और वाइसरॉय जिसने कहा है कि आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग जिना, वो भी कह रहा है, आई टेल जिना देयर इज नो सब्सटेंस इन हिज एलिगेशंस। तो वंदे मातरम और ये सारी चीज़ों को भी हम ये जो थी वारदा स्कीम, आपको भी मानना पड़ा है कि वो एक्चुअली डॉक्टर जाकिर हुसैन और ख्वाजा गुलाम सैयदैन इन दोनों ने मुरतब की। और मादरी ज़ुबान नहीं होनी चाहिए, ये तो आप ज़रा पढ़ें। ये जो है ना, वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, ये उनका भी मौक़िफ़ था कि हर प्रोविंस अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेगा। तो अपनी ज़ुबान मदर टंग में एजुकेशन देना सारी दुनिया में साइंटिफिकली माना गया है इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ओके, बात है कि अभी हुकूमत बनी है, तो 39 में तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड पॉलिसीज। अपनी मदर टंग में एजुकेशन के लिए यू नीड एजुकेटेड टीचर। यार आप अच्छी तरह पढ़े लिखे आदमी है, जानते हैं पॉलिसी बनाना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड द मैकेनिज्म टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हाउ डू यू, डोंट यू सी कि अगर डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर ये 5 साल रहते और उसमें कुछ ना होता तब तो आपका इल्ज़ाम है, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और मदर टंग में पढ़ाने का रिवाज पहले था नहीं, इसको लाने के लिए टीचर्स का, आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, वो कहाँ से, दे कुड हैव ऑर्डर्ड इट आउट ऑफ हेवन और व्हाट। डोंट यू सी इट टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। वंदे मातरम, इस पे भी आप जरा प्लीज ऑनेस्टली बताएं कि इस पे पूरी बहस हुई है और उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम कोई नेशनल एंथम नहीं है। ये अलबत्ता कांग्रेस के इजलास में तब भी लगता था, जिन्ना साहब जब इसके मेंबर थे तब इन्हें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन क्योंकि मुसलमानों को इस पे इतराज़ है, तो इस कमेटी ने सारे वो स्टांजा जो एंटी मुस्लिम थे निकाल दिए थे और सिर्फ वो रखे थे जो फ्रीडम स्ट्रगल के मुतालिक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है भाई साहब डेमोक्रेसी में। और ये झंडा जो है, तो जाहिर है देवर डिफाइंग द ब्रिटिश। तो जो इनका झंडा है कांग्रेस का, वो उसमें जो ग्रीन कलर है भाई साहब, वो मुसलमानों का है। फॉर द कांग्रेस मुस्लिम्स वर नॉट आउट ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ इंडियंस। यही तो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट। और आखिर में मेरा एक इतराज़ है शहजाद चौधरी साहब को, जब उन्होंने पहले ये मेरे प्रोग्राम किया था और मेरा पहला रिस्पॉन्स आया था, फिर जो 7 और भी आए हैं, 9, तो ही रोट टू मी के आई अप्रिशिएट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ ये वो। और मैंने लिखा कि आपने कमाल कर दिया है कि यू गेव मी अ फ्री चांस। और जैदी साहब ने भी बड़े एक सिविलाइज तरीके से रिस्पॉन्ड किया, जिसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अब तो ये है कि उनकी सारी बातें सुनने के बाद शहजाद चौधरी इज नो लॉन्गर फैसिलिटेटर, ही इज टेकिंग साइड्स बाय सेइंग कि जी बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने ये ऑथेंटिक जो बातें की हैं जिसका जवाब दिया। यानी इफ हिज आर्ग्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक, देन बाय व्हाट डज इट मीन कि मेरी जो है वो ऑथेंटिक नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। शहजाद साहब, आपको भी क्या फैसिलिटेटर थे जो आपने कहा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, या आप पार्टिजान थे, यू वर टेकिंग साइड्स? इसका आप ही जवाब दे सकते हैं। और आपको भी मेरे ख्याल से अपोलोजाइज करना चाहिए, बिकॉज मैंने जो आपको वो आई कॉम्प्लीमेंटेड यू बिकॉज यू वो एक्टिंग इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर। इस दफ़ा आप एंड में जजमेंट भी दे रहे हैं कि उनकी सारी बातें ऑथेंटिक है।
बाकी के जिन्होंने ये मतलब जस्ट जब इकबाल ने आइडिया पेश किया था ये, बिल्कुल मैंने तो पूरी जो एक चैप्टर है द ऑरिजिन्स ऑफ द टू नेशन थ्योरी, भाई साहब आपने भी पढ़ा हुआ है, इसके रूट्स 1857 से शुरू हो जाते हैं। और जैसे मुस्लिम लीग की है कि सारा कुछ हिंदू कांग्रेस हो या हिंदुओं को ब्लेम कर देना, इसी तरह आप हिंदू महासभा का प्रोग्राम देखे, दे ब्लेम एवरीथिंग ऑन द मुस्लिम्स और अंग्रेजों को अपना साथी समझते हैं। यही सर सैयद का रोल था। तो ये आप जैसे लेफ्टिस्ट, पता नहीं मैं आपको लेफ्टिस्ट ही समझता था। मुझे तो लगता है कि ये कम्युनिटीज का नंबर वन लाना, ये तो नुमाए वक्त की आइडियोलॉजी है। इट्स नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ अ प्रोग्रेसिव साइंटिफिकली ओरिएंटेड टीम ऑफ रिसर्चर्स। आपने जो ये कई किताबें लिखी हैं इसी इशू को दिखाते हुए, तो हिंदू महासभा का भी लिटरेचर पढ़ें, आरएसएस का भी पढ़ें। वो सारी चीजें हिंदू मुसलमानों में डाल देते हैं कि ये इनमें खराबी थी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंड एंड एक्सट्रीम राइट विंग हिंदूज? तो आई थिंक बाकी कई बातें जो हैं उसमें टाइम वेस्ट करने की बात है। सो वी एंड हेयर। आई थिंक मुलाकात होना ये डजंट मेक सेंस। लगता नहीं कि कोई इसमें सीरियस है। मैं तो आई हैड एग्रीड कि मैं आऊँगा वहाँ पे आपकी वो देखूंगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये मैंने सुन के बातें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और जाहिद चौधरी साहब कहते हैं कि ऑथेंटिक बातें आपने कर दी हैं, एज इफ माइन आर नॉट ऑथेंटिक। दिस इज जजमेंटल एंड नॉट फेयर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द